गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे सेंसस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जैसे ही सेंसस की बात आ रही है देश के अलग अलग राज्यों से कास्ट बेस्ड काउंटिंग की बात हो रही है, यानी जो सर्वे में कास्ट वाइज सर्वे करने की बात हो रही है। और इस जनगणना को लेकर के देश में दो अलग अलग विचारधाराएं सामने आई हैं, जिसके अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा भी है जिनका मानना है कि कास्ट बेस्ड अगर हम लोग सर्वे करेंगे, यानी कास्ट वाइज सर्वे करेंगे, तो इससे जो हमारे देश में जाति के नाम पे ज़्यादा भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। कई ऐसे कास्ट जो जिनकी संख्या कम होगी उस पर सरकार के तरफ से ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कम संख्या वाले कास्ट से उनको वोट मिलने की आशा नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में उनके वोट बैंक को देखते हुए वो रणनीति तय करेंगे, उनको आरक्षण देंगे और जो कम संख्या वाले कास्ट होंगे उनको समाज में दरकिनार कर दिया जाएगा। ऐसा डर लोगों को सता रहा है। दूसरी ओर जो दूसरा पक्ष है, जो इसके पक्षधर हैं, उनका मानना है कि अगर कास्ट वाइज सर्वे होता है तो हम लोगों को एक प्लान बनाने में, उनके लिए कल्याणकारी योजना चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ये डिबेट बहुत ही ज़्यादा गहरा होता जा रहा है कि क्या देश में कास्ट वाइज सर्वे की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा न्यूज़ में, हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बिहार से दो बड़े लीडर, जो कि दोनों एक दूसरे के प्रखर विरोधी हैं, वो इस मुद्दे पर एक साथ नज़र आए कि कास्ट वाइज पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की। दोनों 23 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री से मिले इस मुद्दे को लेकर के कि कास्ट वाइज पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आप अभी भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो मुद्दे हुए, ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो ओबीसी के आसपास घूम रही है। आरक्षण की बात करें तो ओबीसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लग रहा है कि इसकी संख्या देश में ज़्यादा है और इसके लिए काम करने से ही उसको राजनीति में फ़ायदा होने वाला है। तो इन सब को देखते हुए हम लोग बात आज करेंगे इस एडिटोरियल में कि क्या एक सही है या क्या गलत है इसमें, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो तमिलनाडु का क्या मामला है। तमिलनाडु ने भी कास्ट वाइज सर्वे कराने की बात की है। और एक चीज़ और आप इसमें जान लें कि अगर हम लोग कास्ट वाइज सर्वे की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई ये जानना ज़रूरी है। तो कास्ट वाइज अगर देखें तो इतिहास में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि जो जनगणना हुई है वो कास्ट वाइज सर्वे कभी हुई है। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी 1872 ईस्वी में, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था। उसके समय में 1872 में पहली बार जनगणना कराई गई थी भारत में। उसके बाद फिर 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी, जो पूरी अच्छे तरीके से हुई थी देश में। और फिर 1931 में, यानी 1931 ईस्वी में, इसमें एससी और एसटी को अलग से काउंट करने का प्रावधान आया था। लेकिन उसके बाद कहीं भी ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं है जिसमें यह दिखाया गया है कि जाति वाइज हम लोग उसका सर्वे कर रहे हैं। लेकिन वहीं 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें जातियों का लेखा जोखा लिया गया था, बट उसको कि समाज में किसी तरह से भेदभाव न उत्पन्न हो जाए, इसके चलते 2011 में उस आंकड़े को पब्लिश नहीं किया गया था। ये हो गई इसकी बैकग्राउंड। अब समझते हैं इस एडिटोरियल को। लिखा हुआ है कास्ट की काउंटिंग, गणना जिसको कहते हैं, ऑन तमिलनाडु कास्ट वाइज सर्वे। टीएन का मतलब यहाँ पे तमिलनाडु में कास्ट वाइज सर्वे करने की बात हुई है, इसको लेकर के एडिटोरियल है। ये क्या लिखा हुआ है, अ कास्ट वाइज सर्वे हेल्प्स गैदर क्वांटिफिएबल डेटा। क्वांटिफिएबल डेटा का मतलब होता है मात्रात्मक, क्या उसकी संख्या है, एक गैदर करने मतलब इकट्ठा करने में मदद करता है। क्या? कास्ट वाइज सर्वे। यानी कास्ट वाइज सर्वे के माध्यम से एक हम लोग मात्रात्मक जो डेटा है, आंकड़ा है, ये क्या उसकी संख्या एग्जैक्ट, ये हम लोग गैदर यानी जुटा सकते हैं। बट द एम मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी। लेकिन
जो हमारा एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य समझ लो, गोल समझ लो, होना चाहिए कि सोसाइटी जो हो कास्टलेस हो। ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई। एक तरफ आप कह रहे हो कि कास्ट बेस्ड सर्वे हो, तो ये तो इसीलिए होता ही है जातीयता को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। तो ये लेखक का मानना है कि ठीक है आप आंकड़ा जुटा लीजिए, लेकिन ये आप जाति के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिए। द आइडिया ऑफ अ कास्ट सेंसस, जो आइडिया है, विचार है कास्ट सेंसस का, इज बैक, मतलब वो वापस आ गया है इन द रियाल्म ऑफ पब्लिक डिबेट। यानी इन द रियाल्म ऑफ का मतलब होता है पृष्ठभूमि में, ठीक है, सामने आ गया है। यानी फिर से जो फिर से जो कास्ट सेंसस की बात है वो पब्लिक डोमेन में आ गया है, सामने आ गया है। फॉलोइंग द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इस्टेब्लिश अ कमीशन टू कलेक्ट कास्ट वाइज डाटा। कब? जब तमिलनाडु की सरकार ने ये डिसीजन ले लिया कि ये जो है इस्टेब्लिश करेगी एक कमीशन, मतलब गठन करेगी कमीशन का, क्या करने के लिए? कास्ट वाइज डेटा को कलेक्ट करने के लिए। यानी जब से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है, तब से फिर से ये पब्लिक डोमेन में एक डिबेट का विषय बना हुआ है कास्ट सेंसस, ये कहना चाह रहा है। द मूव मे हैव बीन बोर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी। कहा जा रहा है कि ये जो मूव है, कदम, मे हैव बीन बोर्न आउट ऑफ, इसका जन्म मतलब ये निकला होगा पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी से, मतलब जो राजनीतिक जो आपकी इच्छा है उससे बाहर ये निकला है। इन रिस्पॉन्स टू द रेस्टिव प्री इलेक्शन एजिटेशन, किसके जवाब में? जो एक बेचैन कर देने वाला, अशांत, रेस्टिव का मतलब होता है अशांत, प्री इलेक्शन मतलब इलेक्शन के पहले, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, ऑर्गेनाइज्ड बाय द पताली मकाल काची, एक संगठन का नाम है। इसके द्वारा तमिलनाडु में एजिटेशन यानी प्रोटेस्ट किया गया या ऑर्गेनाइज किया गया इलेक्शन से पहले, जो कि अशांत करने वाला था। इसके रिस्पॉन्स में तमिलनाडु में एक कदम उठाया गया जिसके अंतर्गत कास्ट सेंसस की बात कही गई है, जिसमें डिमांड की गई है कितना? 20% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन का मतलब होता है विशेष रिजर्वेशन, यानी 20% मांग की गई है कि अलग से, यानी 20% विशेष आरक्षण मिले इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर बानियार कम्युनिटी। यानी इसमें डिमांड की गई है, जो कि वहाँ पे एजिटेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें डिमांड की गई है कि एक विशेष रिजर्वेशन प्राप्त हो एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में। किसके लिए? वानियार कम्युनिटी, जिसको आप वनिया भी बोलते हैं, जो पहले इसको पीली या पाली कहा जाता था। ये तमिलनाडु की एक तरह की कास्ट है, वानियार, जिसको वनिया शायद बोला जाता है कम्युनिटी को। इनको 20% आरक्षण की बात मतलब डिमांड कर रहे हैं लोग कि इनको सेपरेट मिले, अलग से मिले। एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन का मतलब होता है विशेष आरक्षण। आगे देखते हैं। इट्स मेन इलेक्टोरल बेस, इट्स मेन वनियार कम्युनिटी, इट्स मेन इलेक्टोरल बेस। हाउएवर इट इज़ इक्वली ट्रू, हालांकि ये इक्वली ट्रू है, दैट देयर इज़ अ सोशल एंड लीगल नेसेसिटी फॉर कंपाइलिंग कास्ट वाइज डेटा। कहा गया कि हालांकि ये इक्वली ट्रू है, ये बात सही भी है कि हम लोगों को ज़रूरत है एक लीगल, जो ज़रूरत है वो लीगल है, क्या करने की? फॉर कंपाइलिंग कास्ट वाइज डाटा। कंपाइलिंग मतलब होता है कि मतलब उसको कलेक्ट करना, कास्ट वाइज डाटा कलेक्ट करना हमारे लिए सोशल या फिर लीगल तरीके से अगर बात करें तो ज़रूरी भी है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग स्टेट्स टू प्रोड्यूस क्वान्टिफिएबल डेटा टू जस्टिफाई देयर लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ये मांग करती रही है कि स्टेट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी निर्माण करना चाहिए। क्वान्टिफिएबल मतलब मात्रात्मक डेटा, यानी कौन सी कास्ट कितनी संख्या में है, ये ज़रूर प्रोड्यूस करना चाहिए,
ताकि वो जस्टिफाई कर सके उसके लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि उसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एंड इट वुड हेल्प तमिलनाडु टू रिटेन इट्स 69% टोटल रिजर्वेशन। और ये तमिलनाडु को मदद करेगा रिटेन करना, मतलब होता है जारी रखना अपना 69% जो इसका टोटल रिजर्वेशन है उसको जारी रखने में तमिलनाडु को मदद करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की भी मांग थी कि आप एक मात्रात्मक डेटा को कलेक्ट कीजिए ताकि रिजर्वेशन किसको कितना देना है, कैसे देना है, उस पर जस्टिफाई किया जा सके। और ये मदद करेगा तमिलनाडु को कि अपना ये रिटेन करके रखें। रिटेन करना मतलब होता है कंटिन्यू करना, जारी रखना। एट द सेम टाइम सम कास्ट दैट हैव ईदर इलेक्टोरल और numerical importance across India have been restive about the manner in which affirmative action programs based on classes and communities have been implemented so far। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो कुछ ऐसे भी कास्ट हैं दैट हैव ईदर इलेक्टोरल और न्यूमरल। इलेक्टोरल का मतलब जो राजनीतिक क्षेत्र से होते हैं, या न्यूमरल कह लो, सांख्यिकी रूप से कह लें, उनकी इम्पोर्टेंस है भारत में। हैव बिन रेस्टिव, ये सारे क्या हैं, रेस्टिव हैं। रेस्टिव का मतलब अशांत है। अबाउट द मैनर, उस तरीके के बारे में, इन विच अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन क्लासेस एंड कम्युनिटीज़ हैव बिन इम्प्लीमेंटेड। यानी ये किस बात को लेकर के अशांत है कि जिस तरीके से एक्शंस लिए जा रहे हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है, समझो एक पॉजिटिव एक्शंस जो होते हैं, जो प्रोग्राम्स बेस्ड, और या एक्शन या प्रोग्राम्स कह लो, बेस्ड ऑन क्लासेस, क्लास के नाम पे, कम्युनिटीज़ के नाम पे जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उसको लेकर के क्या है, अशांत है। तो एक दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो कास्ट को लेकर के, उसकी जो संख्या को लेकर के उसकी इम्पोर्टेंस है देश में, चाहे तो राजनीतिक रूप से उसकी इम्पोर्टेंस है या फिर उसकी संख्या को लेकर के उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो लोग भी अशांत हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से क्लासेस और कास्ट का ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है जो उनको अशांत करती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, गुजर्स और जाट्स और पाटीदार्स और द वानियास। सम सेक्शंस हैव बीन लिंकिंग देयर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट टू एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। ये जो गुजर्स हैं, पाटीदार्स हैं, इनका इलेक्टोरल एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि अलग अलग राज्यों में इनकी संख्या जो है ठीक ठाक है और इनकी इलेक्टोरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे गुजर्स हो गया, पाटीदार, जैसे आप गुजरात में पाटीदार समाज वाला आंदोलन आपने सुना होगा, तमिलनाडु में बनियास है, तो इनकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि सम सेक्शंस हैव बीन लिंकिंग देयर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट टू एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। ये कुछ जो सेक्शंस हैं जो कि अपने आप को उस आशा के साथ जोड़ रहे हैं कि एक एडवांसमेंट हो, यानी बढ़ावा मिले किस चीज़ को, एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन में। यानी उनको एक विशेष प्रकार, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग, यानी विशेष रिजर्वेशन प्राप्त हो, इसके लिए वो हमेशा आशा करते रहते हैं। इन तमिलनाडु सेक्शंस ऑफ द बनियार्स, तमिलनाडु की बात करें, वहाँ एक सेक्शन है जिसका नाम मैंने बताया कि बनियार्स, बनिया इसको बोला जाता है दूसरे शब्दों में, हुज violent 87-88 agitation resulted in the creation of most backward classes। 1987-88 में एक एजिटेशन उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि वायलेंट हो गया था, हिंसक। तो हिंसक आंदोलन हुआ था 1987 और 88 में, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक बैकवर्ड क्लासेस का निर्माण हुआ, क्रिएशन ऑफ अ मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का वहाँ पे एक निर्माण हुआ। कैटेगरी इंटाइटल टू 20% रिजर्वेशन, जिसमें 20% आरक्षण उनको दी गई। इंटाइटल का मतलब होता है हकदार। यानी 1987 और 88 में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से सरकार, वहाँ पे उस समय की सरकार, उनको एक अलग कैटेगरी, यानी कह लो कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में कैटेगरी में रख दी, और इसमें 20% का प्रावधान है रिजर्वेशन का। आर अपेरेंटली डिससेटिस्फाइड अबाउट बीइंग क्लब्ड विद ओवर 100 अदर कास्ट। लेकिन ये जो बनियार कास्ट है वो अभी भी इससे डिससेटिस्फाइड है, मतलब संतुष्ट नहीं है। क्यों?
क्योंकि वे उनका कहना है कि उनको समावेशित कर दिया गया है, क्लब मतलब उसको उसमें डाल दिया गया है जिसमें पहले से ही 100 कास्ट हैं, यानी 100 कास्ट हैं। यानी बानियार का कहना कि हम लोग को एक विशेष आरक्षण की ज़रूरत है, और उसमें क्या हुआ है कि जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट वाले जो कैटेगरी है उसमें पहले ही 100 कास्ट हैं, तो उसमें ए नहीं रहना चाहता, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है। इट इज़ ए सोबरिंग मतलब होता है बुद्धिमता से, मतलब रिलेटेड टू स्किल, गंभीर, रिफ्लेक्शन ऑन हाउ रिजर्वेशन ऑपरेट्स दैट सम कास्ट फील क्राउडेड आउट इन competition and aspire for the safety of exclusive reservation। कहा कि ये आप देख सकते हैं गंभीर रूप से कि कैसे रिजर्वेशन होता है, कैसे इसका परिणाम आता है कि कई ऐसे कास्ट हैं जो अपने आप को क्राउड आउट करना चाहते हैं, यानी जो भीड़ से अलग करना चाहते हैं, यानी भीड़ का वो भाग नहीं होना चाहते हैं। अगर ओबीसी है तो उसमें कई जातियां हैं, तो नहीं वो चाहता कि नहीं मुझे सेपरेट आरक्षण मिले। तो एक कैसे हम लोगों को ऑपरेट करता है रिजर्वेशन, ये समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, जिसमें सारे जितने भी हैं वो एस्पायर फॉर मतलब इच्छा करते हैं सेफ्टी ऑफ एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, यानी उनको सुरक्षा प्राप्त हो किस तरह के रिजर्वेशन का, विशेष रिजर्वेशन का। एक्सक्लूसिव मतलब विशेष, यानी सबसे अलग प्रकार का रिजर्वेशन उनको मिले। The proposed commission may not conduct an elaborate enumeration on the lines of the center's decennial census। कह रहा है कि जो प्रपोज्ड कमीशन है जो कि तमिलनाडु के द्वारा गठित किया गया है, हो सकता है कि ये पूरे विस्तृत जो है गणना न करे, किस ऑन द लाइंस ऑफ द सेंटर्स डिसेनियल सेंसस, किस आधार पे कि जो सेंटर्स का डिसेनियल सेंसस है उस आधार पे। इस मैंडेट इज़ टू एग्जामिन द मेथोडोलॉजी, इसका जो मैंडेट है, मकसद कह लो कि एक तरीका, मेथोडोलॉजी फॉर कलेक्टिंग कास्ट वाइज पार्टिकुलर्स का मतलब डेटा, यानी इसका जो मैंडेट है वो एग्जामिन करना है कि उस तरीके को जो कलेक्ट करता है कास्ट वाइज जो आंकड़ा है पार्टिकुलर्स है उसको। कंडक्ट अ सर्वे बेस्ड ऑन एंड सबमिट अ रिपोर्ट, इसको कास्ट के नाम पे सर्वे तो करना है और इसको सबमिट करना है रिपोर्ट। इट विल बी क्वाइट अ चैलेंज टू अराइव एट अ साउंड असेसमेंट, ये चैलेंज होगा कि हम लोग एक व्यापक, साउंड कह सकते हो, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ ईस्ट कास्ट। देखिए यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि कास्ट के नाम पे तो कर लेंगे, ठीक है, बट हाउ विल यू कम टू नो वेदर दे आर बैकवर्ड बाय इकोनॉमी, या फिर कह सकते हो इकोनॉमिकली कैसे वो बैकवर्ड हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए तो पहले से ही सर्वे होता आया है कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनको सहायता प्रदान किया जाए, लेकिन यहाँ पे कास्ट की बात आ जा रही है, तो वही कहा जा रहा है कि ये तो आप रिपोर्ट दे देंगे, कास्ट सर्वे कर लेंगे, लेकिन इट विल बी क्वाइट अ चैलेंज, एक चुनौती होगा टू अराइव एट अ असेसमेंट, उस मूल्यांकन पे पहुंचना, ऑफ द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ ईच कास्ट, कि एक हर एक कास्ट में कितना सोशल बैकवर्डनेस है और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, ये पता लगाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। द सेंसस ऑफ इंडिया हैज़ नॉट कलेक्टेड कास्ट बाय डेटा सिंस 1931, जो भारत का जो जनगणना है सेंसस, उसने 1931 तक कोई भी कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट नहीं किया है, विद द एक्सेप्शन ऑफ डिटेल्स अबाउट एससी एंड एसटीज़। केवल एक्सेप्शन है कि एससी और एसटी का डाटा कलेक्ट किया गया था। द सेंटर कंडक्टेड अ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इन 2011, जो सेंटर है यानी जो केंद्रीय सरकार है उसने कंडक्ट किया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में, इन एन अटेम्प्ट टू लिंक द कलेक्शन ऑफ कास्ट डेटा along with the socio-economic data, so that there should be a comprehensive assessment of levels of deprivation,
एंड बैकवर्डनेस इन सोसाइटी, एंड बैकवर्डनेस इन सोसाइटी। फिर से देखते हैं इसको। इन 2011 की अगर बात करें तो सेंटर के द्वारा कंडक्ट किया गया था सेंसस, उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, यानी उसमें कास्ट शामिल था। उसमें प्रयास ये था कि उसको उसके जो कलेक्शन है, जो डेटा है कास्ट का डेटा, उसको उसके सोशियो इकोनॉमिक डेटा के साथ मर्ज करके देखा जाए, है ना। यानी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, यानी जो साथ एकदम व्यापक तौर पे जो असेसमेंट होता है, ताकि ये पता किया जा सके कि पर्टिकुलर जाति का जो लेवल ऑफ डिप्राइवेशन है। डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित होना। चलिए, तो सोशियो इकोनॉमिक जो स्तर का जो डिप्राइवेशन है, डिप्राइवेशन का मतलब जैसा कि आपको बताया कि होता है वंचित होना। और बैकवर्डनेस तो जानते ही हैं आप लोग, और इसमें कोई वर्ड ऐसा तो है नहीं, इन सोसाइटी। हाउएवर प्रेजेम्बली का मतलब क्या होता है? प्रिजेमेबली लिखा हुआ है। प्रोबेबली एक वर्ड होता है जो कि एडवर्ब की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है शायद। तो प्रिजेमेबली का मतलब भी वही होता है, शायद। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता ऑफ डेटा कलेक्टेड और इट्स पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल सेंसिटिविटी, द कास्ट पोर्शन ऑफ द SECC हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज्ड सो फार। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें कास्ट को शामिल किया गया था उसके बैकवर्डनेस के स्तर को जांचने के लिए, कितना वो बैकवर्ड है या डिप्राइव्ड है। तो डिप्राइवेशन और बैकवर्डनेस के स्तर को, लेवल्स को जांचने के लिए, असेसमेंट करने के लिहाज से सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो है 2011 में कलेक्ट किया गया था। हालांकि शायद जो उसमें विश्वसनीयता की कमी थी, और या फिर कह लो कि ऐसा डर था कि अगर उसको प्रकाशित करेंगे तो पॉलिटिकली इलेक्टोरल सेंसिटिविटी उत्पन्न हो जाएगा, यानी राजनीतिक या फिर चुनाव से रिलेटेड जो सेंसिटिविटी होती है, यानी ये मुद्दा थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। इसकी वजह से इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया अभी तक। SECC का मतलब क्या होता है? सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी जाति आधारित जनगणना। हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज सो फार, अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट कुड पॉसिबली सीक एक्सेस टू दिस डेटा पर्टेनिंग टू तमिलनाडु। द स्टेट गवर्नमेंट कुड पॉसिबली, यानी जो राज्य की सरकार है वो शायद प्राप्त कर लेगी एक्सेस टू द डेटा पर्टेनिंग टू तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड जो डेटा है उसको शायद वो एक्सेस कर लेगी एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सरसाइज, अपने एक एक्सरसाइज जो करना चाह रही थी उस आधार पे। हाउएवर इट शुड नॉट ट्रीट दिस एज अ पॉलिटिकली एक्सपेडिएंट मूव। हालांकि इसको राजनीति से प्रभावित एक कदम के तौर पे नहीं देखना चाहिए। टू क्विल अ पॉसिबल इलेक्टोरल सेटबैक ड्यू टू द एजिटेशन ऑफ वन पार्टी और कम्युनिटी, केवल उसको लुभाने के लिए या शांत करने के लिए जो कि इलेक्टोरल सेटबैक है। इलेक्टोरल सेटबैक का मतलब होता है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो एक पर्टिकुलर एरिया का जो प्रॉब्लम है उसको सेटिस्फाई या शांत करने के लिए केवल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टी, एक कम्युनिटी अगर डिमांड करता है और उसके लिए वो प्रदर्शन करता है तो उसको केवल शांत करने के लिए ऐसा मूव नहीं उठाना चाहिए। रैदर इट शुड सीक टू रैशनलाइज एंड डीपन इट्स सोशल जस्टिस। और इसको क्या करना चाहिए कि एक रैशनलाइज यानी बुद्धिमत्ता तरीके से, यानी बुद्धिमानी भरा कदम उठाते हुए, और जिसमें सोशल जस्टिस की पॉलिसी हो उस पर काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए विद अ ट्रू असेसमेंट ऑफ द बैकवर्डनेस। और इसमें ध्यान रहना चाहिए कि एक सही तरीके से बैकवर्डनेस का जो असेसमेंट यानी मूल्यांकन हो पाए।
और वेरियस कास्ट, अलग अलग कास्ट का, यानी कितना इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है, इसका अध्ययन ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए। आफ्टर ऑल प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ कैशलेस एंड इक्वल सोसाइटी आउट टू कास्टलेस एंड इक्वल सोसाइटी आउट टू रिमेन द स्टेट्स अल्टीमेट गोल। आफ्टर ऑल कहना का मतलब यहाँ पे है कि आखिरकार, यानी आखिर में, प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ कास्टलेस एंड इक्वल सोसाइटी आउट टू रिमेन द स्टेट्स अल्टीमेट गोल, यानी अल्टीमेट गोल जो होता है, यानी जो मेन गोल कह लो इसको, आखिरी गोल अगर बात करें तो किसी भी राज्य के लिए वहाँ की कास्टलेस सोसाइटी का ही थिंकिंग होनी चाहिए। यानी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स ना हो, ठीक है, केवल कास्ट गणना के लिए हो, उसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करने के लिए ना यूज़ किया जाए। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।